हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह में। मैं अमर सर। वनस्पत विज्ञान में आज हम आपको पढ़ाएंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट वनस्पत विज्ञान मतलब बॉटनी। इसमें यूनिट थर्ड चल रही थी हमारी फाइकोलॉजी। यूनिट थर्ड का नाम क्या है आप जानते ही हो, सिलेबस देखे होंगे, बिल्कुल आपको सब कुछ पता है। तो यूनिट थर्ड चल रही थी, आज हम पढ़ने वाले हैं फाइकोलॉजी, ठीक, जिसको एल्गोलॉजी भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम? एल्गोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं शैवाल विज्ञान। शैवाल विज्ञान। तो इसके 5 लेक्चर इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखो, यूट्यूब चैनल पे बहुत प्रकार के क्लासेस चलती हैं, जिसमें कुछ लोग हैं जो एक ही लेक्चर में पूरी यूनिट ख़त्म कर देते हैं। ठीक, वो बात अलग है कि उसमें से पता नहीं क्या पूछा जाएगा क्या नहीं। लेकिन एल्गोलॉजी जो है आपके सिलेबस में, उसमें कम चीज़ें नहीं पढ़ना है, कम से कम 15-20 लेक्चर लगेंगे, क्योंकि इसमें 8 से 10 तो आपको स्पीशीज के लाइफ साइकिल पढ़ना है, जिसपे 20-20 25-25 मिनट का लेक्चर एक एक लगेगा अकेले एक स्पीशीज पे। जैसे नोस्टॉक है, एल्ब्यूगो है, वो उसमें माइकोलॉजी में इस तरीके से उनके लाइफ साइकिल जब पढ़ोगे आप तो पूरा जीवन चक्र पढ़ना रहेगा। तो इसमें लेक्चर लगेंगे मतलब भर के। यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो ये लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले 5 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं फाइकोलॉजी के। आज हम पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, मतलब शैवालों में अलैंगिक जनन किस मेथड से होता है, कौन कौन सी मेथड इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, समय को बेकार ना करते हुए, क्योंकि समय भाई हमारे पास लिमिटेड है। और यही एक ऐसी चीज़ है जिसको देने में ईश्वर ने किसी को ये नहीं किया कि किसी के साथ बेईमानी हो, सबको समय बराबर मिला है ना। तो रिप्रोडक्शन में जैसे आपको पता है 3 टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है एल्गी में। पहला है वेजिटेटिव, जिसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इससे क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सभी रिप्रोडक्शन। सेकंड है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में कायिक जनन। कायिक जनन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन बोलते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। तो हम चाहते तो रिप्रोडक्शन की तीनों मेथड एक ही पढ़ा के खत्म कर देते, लेकिन हम वेजिटेटिव को डिटेल में आपको बताएं जितना सिलेबस में पढ़ना रहता है। आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, अगले लेक्चर में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम पहले बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये तो आपको पता ही है कि भाई इसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म, इसकी डिफिनेशन ही यही होती है, सिंगल ऑर्गेनिज्म संतान उत्पन्न करने में या रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक, ये बात क्लियर है। सिंगल ऑर्गेनिज्म मतलब दो नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ स्पर्म और ओवम बने, फिर उनका फर्टिलाइजेशन हो, निषेचन, उसके बाद में संतान उत्पन्न हो। तो यहाँ पे जो एल्गी है, एल्गी का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सिंगल एक एल्गी कुछ स्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पोर। अब वो स्पोर मोटाइल भी हो सकता है, मतलब फ्लैजिलेटेड, या फिर नॉन मोटाइल भी हो सकता है, मतलब उसमें वो चल, ऐसा भी हो सकता है कि गतिमान हो, चल सकने में समर्थ हो, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो। ऐसा भी हो सकता है कि ना हो। दूसरी बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसमें एसेक्सुअल, ये सभी चीजें लिखोगे आप जो मैं बता रहा हूँ। एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक। उसके बाद में प्रोसेस पढ़ोगे, इसमें मैच्योरेशन होगा, फिर जर्मिनेशन होगा, ठीक। और हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो उत्पन्न होगी संतान, जो एल्गी बनेगी, ठीक है, वो कैसी होगी? हूबहू अपने पेरेंट के समान होगी, मतलब जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली हर प्रकार से संरचनात्मक और आनुवंशिक रूप से समान होती है, ठीक है। तो कैसी होगी उसको हम क्लोन बोलते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं।
चलिए अब हम सीधा एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो डिटेल में बात करेंगे एक एक चीज की। ये चीजें जो मैं समझा रहा हूँ आपको, समय आपका लगेगा, लेकिन एक बार आपके समझ में आ जाएंगी तो फायदा ये होगा, आप इसको रटेंगे नहीं, आपको रटना नहीं पड़ेगा, एग्जाम में आप ऐसे ही लिख देंगे। अगर मान लो आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस, तो अगर 10 लाइनें आपको लिखना है उत्तर में, अगर 100 लाइनें उसके बारे में पढ़ के जा रहे हो तुम, तो 10 लाइनें अपने आप लिख जाएंगी। इसलिए डिटेल में पढ़ना चाहिए। इसीलिए तो डिटेल में पढ़ा जाता है कि सब कुछ तो आपको याद नहीं रहेगा, आप रट के जाओगे तो भूल जाओगे। तो अगर डिटेल में आप पढ़ोगे तो उत्तर लिखने भर की लाइनें फिर भी आप लिख दोगे। समझ रहे हो? तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने आप पढ़ा जाता है। तो पूरी डिटेल में चीजें पढ़िए आप, ठीक है, आपका फायदा जरूर होगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स rejuvenation of the protoplast, and the reproductive bodies are either naked or provided with a newly synthesized wall of their own। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, इसमें ऐसा होगा, रिजुवेनेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट का मतलब समझते हो, कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, किसमें, एल्गी में। अगर इससे जू स्पोर बनने वाला होगा तो इसको हम जू स्पोरेंजियम बोलेंगे। अगर अपलेनो स्पोर बनने वाला होगा तो इसको हम अपलेनो स्पोरेंजियम बोलेंगे। तो इसका जो प्रोटोप्लास्ट होगा उसी से स्पोर का फॉर्मेशन होगा। सेकंड बात, या तो ये नेकेड हो सकते हैं या फिर प्रोवाइडेड विद अ न्यूली सिंथेसाइज्ड वॉल ऑफ देयर ओन, या फिर इन स्पोर के ऊपर जो स्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। नेकेड, देखो या तो फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो मोटाइल है, अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो नॉन मोटाइल होंगे। दूसरी बात, या तो वो नेकेड होंगे मतलब नग्न होंगे, या फिर उनके ऊपर एक नई वाल सिंथेसाइज होगी उसके फॉर्मेशन के दौरान। बात समझ में आई इतनी बात? चलिए आगे हम बात करते हैं। फर्दर, इट इज accomplished by using specially differentiated cells that are capable of multiplying directly the alga without fusing with other cells। मतलब बात को समझिए, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो अदर सेल से फ्यूजन तो होगा नहीं, यहाँ फ्यूजन जैसे कोई काम होने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, सिंगल एल्गा ही बनाएगा। इन सम एस्पेक्ट्स इट इज वेरी सिमिलर टू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता था कि ये मान लो कोई एल्गी है, ठीक है, ये एल्गी है और इसका ये पार्ट ऐसे टूट गया तो ये जो पार्ट है ये नई एल्गी बना देता था, यही तो पढ़े थे वेजिटेटिव में। तो सिमिलर वैसे ही मान सकते हो, एज बोथ आर एक्सेसरी मीन्स ऑफ प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन जैसे कि आप गन्ना जानते हो, हम एल्गी की बात नहीं करते हैं, गन्ने में नोड और इंटर नोड होते हैं, इसको हम यहाँ से काट के इतनी गांठ इसकी क्या करते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं और ये जाम जाता है, जर्मिनेट कर जाता है, नए प्लांट बन जाते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन। आर नॉट कंसर्न्ड विद ब्रिंगिंग टूगेदर इन सेल वन सेल लाइनेज द जीन्स फ्रॉम डिफरेंट सेल लाइनेजेस। कहने का मतलब भैया इसमें जो है तो जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएंगे, क्योंकि एक ही प्लांट से या एक ही एल्गी से, एक ही जो एल्गी का थैलस है सिर्फ उसी से बन रहा है, तो इसमें जेनेटिक वेरिएशन कैसे आएंगे? जेनेटिक वेरिएशन तो तब आते हैं जब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस होता है। समझ रहे हो? तो सिंगल अगर एल्गी से बन रहा है नया एल्गी तो उसमें जेनेटिक वेरिएशन कहाँ आएंगे, जीन तो वही रहेंगे। समझ में आई चीज? इन जनरल इट इज अ प्रोसेस whereby the protoplast is released from the algal cell and germinates to form a new plant। that is very important। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषा भी अगर आप लिख दोगे तो एसेक्सुअल का काम चल जाएगा तुम्हारा। इन जनरल इट इज अ प्रोसेस whereby the protoplast is released from the algal cell। कोई एल्गी की सेल है जिसका प्रोटोप्लास्ट रिलीज होगा, इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स फॉर्म हो जाएंगे प्रोटोप्लास्ट में, और देन उसके बाद में वो जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, टू फॉर्म अ न्यू प्लांट, न्यू एल्गी बना देंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय अ वैरायटी ऑफ मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर्स।
दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट करेंगे उनमें बड़ी वेराइटी है, या तो मोटाइल हो सकते हैं या नॉन मोटाइल हो सकते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब सेल्स दैट जर्मिनेट विदाउट फ्यूजिंग एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। These spores may be differentiated into the following broad categories on the basis of their structure। और इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे जू स्पोर। तो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेथड है इसमें इतने टाइप के स्पोर्स हैं। पहला हम पढ़ेंगे जू स्पोर, सेकंड पढ़ेंगे अपलेनो स्पोर, फिर है हिप्नो स्पोर, टेट्रा स्पोर, ऑटो स्पोर, अकाइनिड्स, एक्जियोस्पोर एंड इंडोस्पोर। अब मैं आपको बता दूं, ये जो इतनी टाइप हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, आप कभी भी इंटरनल एग्जाम देंगे, मिड टर्म एग्जाम देंगे, फुल लेंथ एग्जाम देंगे, चाहे आपका रिटन हो या ऑब्जेक्टिव हो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलते हैं। एल्कोलॉजी जो फाइकोलॉजी है इसमें से अगर क्वेश्चन उठाते हैं एग्जामिनर तो यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है। अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, सब्जेक्टिव, तो यहाँ से शॉर्ट नोट पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? शॉर्ट नोट्स पूछे जाएंगे। समझ में आया? या फिर कमेंट लिखने को पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? कमेंट लिखने को पूछा जाएगा। तो ये उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम केयरफुली एक एक पॉइंट को समझना ताकि बार बार आपको पढ़ना ना पड़े। वैसे रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जू स्पोर। तो जू स्पोर, पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक चीज बता दूं जू स्पोर के बारे में। देखो, कोई भी एल्गी है, कोई भी एल्गी है मतलब शैवाल है, ठीक, इसमें सेल्स होंगी। तो एक स्पेशलाइज्ड सेल्स में, स्पेशलाइज्ड मतलब कोई विशिष्ट सेल। अब पूरा बॉडी सेल से ही बना है। अब जहाँ पे स्पोर बनना होगा, स्पोर एसेक्सुअल स्पोर मतलब जो स्पोर बनना होगा, उस सेल में थोड़े से मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, उसको हम स्पेशलाइज्ड सेल्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल। अब इस स्पेशलाइज्ड सेल को हम क्या बोलते हैं? जू स्पोरेंजियम। जू स्पोरेंजियम। ये जो जू स्पोरेंजियम है, इसके अंदर जू स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे? जू स्पोर। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझते जाओ। ये जो जू स्पोर हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली बात, ये कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? मोटाइल मतलब गतिमान होते हैं, चलायमान होते हैं, ठीक। अब देख लीजिए, मान लो एल्गी की ये एक स्पेशलाइज्ड सेल्स है, इसको हम बोल रहे हैं जू स्पोरेंजियम। क्या बोल रहे हैं? जू स्पोरेंजियम। अब इस सेल के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? स्पोर का फॉर्मेशन होगा। आफ्टर मेचुरेशन, आफ्टर मेचुरेशन, ठीक है, क्या होगा इसमें? इसके अंदर जू स्पोर्स बनेंगे। इस तरीके से जू स्पोर बनेंगे। ये फ्लैजिलेटेड होंगे। कैसे होंगे? फ्लैजिलेटेड होंगे। कुछ इस तरीके का शेप होता है, ये ओरिजिनल शेप है। एप्पल शेप में आपको दिखेंगे, ठीक, ऐसे होते हैं जू स्पोर। ये बात समझो, ठीक। जो ये मैंने 3 बनाए, एकदम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है जू स्पोर का, ठीक। इनके ऊपर एक जू स्पोर के ऊपर वाल भी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या बन गया आपके? जू स्पोर। जू स्पोर। तो ये मोटाइल होते हैं। और कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड, तभी तो मोटाइल होंगे। फ्लैजिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड। हिंदी में बोलते हैं कशाभिकावत। इसमें कशाभिका प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट होगी, जिससे ये गति कर सकते हैं। मूवमेंट इनमें फ्लैजिला के थ्रू ही होता है। अब यहाँ पे देखिए, आपको कुछ स्ट्रक्चर भी जो स्पोर्स के मैं दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है, थोड़ा और जूम करूंगा तो और अच्छे से दिखेगा। हालांकि फ्लैजिला इसके नहीं दिख रहे हैं, ठीक। इस तरीके से इसमें हर एक जू स्पोर में फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से सब में होंगे। अब ये क्या है आपका? ये है जू स्पोरेंजियम। जू
स्पोरेंजियम, क्योंकि आपको पता है कि जो एल्गी होती हैं भाई वो प्लांट ही हैं। एल्गी क्या होते हैं, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, इसलिए इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होगा, क्योंकि यही जू स्पोर आगे मैच्योर होगा, क्या होगा, मैच्योर होगा, देन उसके बाद में क्या होगा, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करेगा, जो स्पोरेंजियम के बाहर मैच्योर होने के बाद में निकलेगा और बाहर निकले के बाद जर्मिनेट करेगा, देन क्या बनाएगा, पूरा एक एल्गी बनाएगा, पूरे प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो एल्गी है, अब एल्गी में क्लोरोफिल होता है, तो भाई एल्गी किससे बन रहा है, जू स्पोर से, तो इस जू स्पोर में भी तो क्लोरोफिल होना चाहिए, तभी तो एल्गी में होगा, तभी तो जर्मिनेट कर पाएगा स्वतः, तो इसमें फोटोसिंथेसिस होना आवश्यक। तो ये जो जू स्पोरेंजियम है, इसके अंदर आपके ये क्या पड़े हुए हैं, जू स्पोर, जू स्पोर। और इस वाल जो जो जू स्पोरेंजियम है, इसमें क्या होता है, देhiscence होता है, मतलब इसमें दो प्रकार से जू स्पोर बाहर निकल सकते हैं। पहला तो प्रोसेस ये है कि जू स्पोरेंजियम में एक पोर हो, छिद्र हो, और इस एपिकल पोर से, टर्मिनल पोर से जू स्पोर बाहर मुक्त हो जाएं, निकल जाएं, फ्री हो जाएं, या फिर इस वाल का देहसेंस हो, ब्रेकिंग ऑफ वाल ऑफ जू स्पोरेंजियम। ठीक है, तो इस जू स्पोरेंजियम की वाल टूट जाए और ये बाहर निकल जाए, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब आइए हम थोड़ा सा जू स्पोर के बारे में आपको चीजें और बताते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ, नंबर वगैरह जो बताऊंगा फ्लैजिला व्लैजिला का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो स्पेसिफिक फीचर है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, जू स्पोर की, आइए, ये है जू स्पोर। दीज आर मोटाइल, मतलब गतिमान होंगी, नेकेड स्ट्रक्चर विद टू फ्लैजिला, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और इक्टोकार्पस, इन दोनों में दो दो फ्लैजिला होते हैं। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दो। पहली बात तो ये नेकेड स्ट्रक्चर होता है, मतलब नग्न होंगे, कैसे होंगे, नग्न, कपड़े उपड़े नहीं पहने होंगे, नंगे घूमते हैं, नग्न संरचनाएं होंगी, नग्न संरचना, और चलायमान होंगे, कैसे होंगे, चलायमान होंगे। यही स्पेसिफिक चीजें आपको लिखना, तभी नंबर मिलेगा। विद टू फ्लैजिला, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, इक्टोकार्पस। क्लेमाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गी है, इक्टोकार्पस एक भूरा शैवाल है, ब्राउन एल्गी है। इसलिए जो फ्लैजिला के स्ट्रक्चर होगा वो अलग अलग तरीके का होगा। पहली बात तो ये जो फ्लैजिला इसमें होंगे वो विपलेस टाइप होंगे। विपलेस और टिंसल क्या होता है ये भी हम बता देंगे। क्लेमाइडोमोनास में दोनों फ्लैजिला टॉप पे इस तरीके से निकले होंगे। वहीं बात करेंगे हम इक्टोकार्पस, तो ये ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी में फ्लैजिला का स्पेसिफिक मैनर होता है, इसमें लेटरल निकले होते हैं, टॉप पे नहीं होंगे, एपिकल साइड में होंगे, और दोनों अनइक्वल लेंथ के होंगे। एक लार्ज फ्लैजिलम होगा और दूसरा स्मॉल फ्लैजिलम होगा, शॉर्ट होगा। क्लेमाइडोमोनास के केस में जो ग्रीन एल्गी है, इसमें क्या है, इसमें दोनों इक्वल साइज के हैं और टॉप पे प्रेजेंट है, एंटेरियरली निकले होते हैं। ये बात समझ में आई। और इसके अंदर जो स्पोर के अंदर क्या भरा होगा, जो स्पोर के अंदर ये होगा, क्लोरोप्लास्ट वगैरह भरा होगा। और दूसरी बात बता दूं, जो ब्राउन एल्गी हैं लाइक एक्टोकार्पस, इनमें जो जू स्पोर होते हैं ये नाशपाती के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं, नाशपाती भाई सब लोग खाए होंगे, उसी के आकार के होते हैं। इसके अलावा फोर फ्लैजिला भी हो सकते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है माइक्रो जू स्पोर ऑफ यूलोथ्रिक्स। पिछली बार हर यूनिवर्सिटी में इस पर क्वेश्चन आया था। ठीक है, आप चाहे यूपी की यूनिवर्सिटी से हो या बिहार की यूनिवर्सिटी से हो, हर जगह आप में ये जो है वैलिड है। ठीक है, सिलेबस आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पेपर में पिछली बार पूछा गया था, माइक्रोजीस्पोरा किस में पाया जाता है, तो ये यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। इसमें फोर फ्लैजिला होते हैं, फोर से अधिक फ्लैजिला हो सकते हैं, मतलब मैनी फ्लैजिलेटेड, जैसे कि ओडोगोनियम और वाउचेरिया। ओडोगोनियम आपका ग्रीन एल्गी है, वाउचेरिया आपका जेंथोफाइसी का मेंबर है। समझ में आई बात। तो इतने फ्लैजिला हो सकते हैं। द फ्लैजिला आर यूजली इंसर्टेड इंटेरियरली, कहने का मतलब मुख्यतया यूजली लिखा है, ब्राउन एल्गी को छोड़ दो तो बाकी सब में इंटेरियर होते हैं, मतलब टॉप पे निकले होते हैं, एक्सेप्ट ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में लेटरल होते हैं, जो मैंने आपको बताया, बट आर लेटरल इन सम ब्राउन एल्गी। देखो लिखा है ना, द फ्लैजिला आर यूजली इंसर्टेड इंटेरियरली,
but are lateral in some brown algae like ectocarpus. चलिए, द जू स्पोर हैज अ बिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि धीरे धीरे क्या करता है, जब ये जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बनाएगा, न्यू एल्गी फॉर्म करेगा, तो उसमें क्या होगा, क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। एंड एन आई स्पॉट, ये स्पेसिफिक फीचर होता है, ठीक है, इसमें आई स्पॉट प्रेजेंट होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि आई स्पॉट किस में होता है, एल्गी, ब्रायोफाइट, फंजाई या फिर टेरिडोफाइट, आपको ऑप्शन देंगे तो याद रखना एल्गी में आई स्पॉट मिलता है। द सेल्फ फॉर्मिंग जू स्पोर इज नोन एज जू स्पोरेंजियम, वो मैंने पहले ही बताया था आपको, इस तरीके से जू स्पोरेंजियम होगा जिसके अंदर जू स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ जू स्पोरेंजियम में फॉर्म अ सिंगल जू स्पोर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये स्पीसीज पूछी जा सकती है। जैसे कि ये जू स्पोरेंजियम है, तो इसमें अगर कई बन रहे हैं जू स्पोर, कुछ स्पीसीज हैं जिसकी जू स्पोरेंजियम में सिर्फ सिंगल जू स्पोर एक ही बनता है, तो सिंगल किस में बनता है, सिंगल जू स्पोर बनता है ओडोगोनियम और वाउचेरिया में। ये इंपॉर्टेंट बात है, ओडोगोनियम वाउचेरिया में जो जू स्पोरेंजियम होगा उसमें सिंगल बनेगा जू स्पोर, बट उसमें फ्लैजिला कई हो सकते हैं ओडोगोनियम और वाउचेरिया में। और undergoes repeated divisions and each segment form a zoospores, और कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जैसे कि क्लेडोफोरा जिनके जू स्पोरेंजियम के प्रोटोप्लास्ट में लगातार डिविजन्स होते रहते हैं और उसमें आगे चलकर बहुत सारे जू स्पोर इस तरीके से फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो जितने इसमें खांचे बन जाएंगे, जितने में पार्ट में वो सेल का प्रोटोप्लास्ट डिवाइड होगा, उतने ही जूस्पोर्स बन जाते हैं, तो इसका एग्जांपल है क्लेडोफोरा। चलिए, जो स्पोर्स आर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, मतलब इनकी जो प्लॉइडी है वो या तो हैप्लॉइड हो सकती है एन या फिर 2n हो सकती है। दे आर लिबरेटेड बाय डिसोल्यूशन ऑफ पेरेंट सेल वॉल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन खूब पूछा गया है इस पे पिछले साल में। दे आर लिबरेटेड बाय डिसोल्यूशन ऑफ पेरेंट सेल वॉल, मतलब ये जो पेरेंट सेल वॉल है जिसके अंदर ये बने हैं जो स्पोर, तो इनका डिसोल्यूशन, जब मतलब देहसेंस बोल सकते हो आप, ये बाहर कैसे आएंगे, या तो ये सेल वॉल टूट जाए, डिजोल्व कर जाए, ठीक है, और थ्रो आ टर्मिनल पोर, या फिर इसमें एक टर्मिनल पोर होता है, ठीक, जो स्पोरेंजियम में, वहां से ये मुक्त हो जाए, ठीक। तो दो रास्ते होते हैं बाहर आने के। दे आर यूजली फॉर्म्ड ड्यूरिंग द नाइट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। सोचो जू स्पोर से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। दे आर यूजली फॉर्म्ड ड्यूरिंग द नाइट, ये नाइट के समय पे इनका फॉर्मेशन होता है। एंड आर लिबरेटेड अर्ली इन द मॉर्निंग, समझो समझो इस बात को, मॉर्निंग में लिबरेट करते हैं, बाहर देहसेंस कब होता है, मॉर्निंग में, फॉर्मेशन कब होगा, नाइट में। आफ्टर देहसेंस, जब ये बाहर निकल जाएंगे तब क्या होगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आफ्टर देहसेंस ये फिर, अगर समय फेवरेबल है, अगर फेवरेबल कंडीशन है तो ये जर्मिनेट कर जाएंगे, क्या करेंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे, बात समझो, ये बाहर लिबरेट कर गया, मान लो ये जू स्पोर बाहर निकल गया, अब अगर कंडीशन फेवरेबल है तो ये अपने फ्लैजिला त्याग देगा, फ्लैजिला जो है इसके मुक्त हो जाएगा, फ्लैजिला मुक्त हो जाएगा, फिर ये मेच्योरिटी पे क्या करेगा, जर्मिनेशन करेगा, क्या करेगा, जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन के बाद में ये न्यू एल्गी का फॉर्मेशन कर देगा, जो लक्ष्य था जिसके लिए जूस्पोरेंजियम के अंदर बनाया गया था। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तब क्या होगा, तब ये मतलब थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक इसकी फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाती तब तक ये जर्मिनेट नहीं करेगा, और इसी तरीके से निलंबित रहेगा, क्या रहेगा, सस्पेंडेड रहेगा। तो ये इतनी बात है, ठीक। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि आफ्टर लिबरेशन क्या क्या भविष्य हो सकता है इसका, ठीक है, कि क्या क्या चांस हैं कि लिबरेट करने के बाद में, जो स्पोरेंजियम से बाहर आने के बाद में इसका क्या भविष्य होता है।
तो आपको याद रखना, अगर फेवरेबल कंडीशन है देन उसके बाद में क्या होगा कि दोनों फ्लैजिला से ये मुक्त हो जाएगा, फ्लैजिला त्याग देगा और इस तरीके से मैच्योरिटी पे जर्मिनेशन के थ्रू नए एल्गी का फॉर्मेशन करेगा। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो सस्पेंडेड रहेगा। बात समझ में आई? चलिए, अगर इतना समझ में आया तो अब हम बात करते हैं अपलेनोस्पोर की। अपलेनोस्पोर क्या है? बस छोटा भाई समझ लो जूस्पोर का। समझ में आया? ये नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है, मतलब अगतिशील होगा, अगतिशील। ये चलने वाला नहीं, वे चलने योग्य नहीं होता है। सेकंड पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, ये नेकेड नहीं होता है। इसके ऊपर एक सेलवाल होती है, इसके ऊपर एक वाल होगी, मतलब वाल्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे जू स्पोर कैसा था? नेकेड था, और ये वाल्ड स्ट्रक्चर, इसके ऊपर एक वाल होगी। देखो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये है अपलेनो स्पोर। क्या है? अपलेनो स्पोर। ये है अपलेनो स्पोर और इसके चारों ओर ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। इसके चारों ओर एक वाल होती है इस तरीके से, ये क्या है? वाल है, ठीक है। बात समझ में आई? ये है अपलेनो स्पोर। क्या है? अपलेनो स्पोर, और ये है इसकी वॉल, ठीक। और फ्लैजिला इसमें है नहीं। फ्लैजिला है नहीं है। फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं, फ्लैजिला नहीं होते हैं। वॉल्ड स्ट्रक्चर है और नॉन मोटाइल है। जब फ्लैजिला नहीं है तो कैसा होगा? नॉन मोटाइल होगा। इतनी बात आपको समझ लेना है। आइए बस थोड़ी सी बातें आपको सिर्फ याद करना है अपलेनो स्पोर में। ये है आपका अपलेनो स्पोर, ठीक है। तो कुछ ही एग्जाम्पल हैं, दो उसमें याद रखना है। दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स कॉमनली फाउंड इन टेरेस्ट्रियल एल्गी। ये भी पूछा जाता है कि जनरली ये स्थलीय शैवाल जो है टेरेस्ट्रियल एल्गी उन्हीं में देखने को मिलते हैं। बट सम एक्वेटिक एल्गी, ये एक्सेप्शन है, जैसे यूलोथ्रिक्स और मिक्सोस्पोरा। ये दोनों एक्वेटिक एल्गी हैं जिसमें प्लेनोस्पोर्स होते हैं। बाकी इनको छोड़ दिया जाए तो जितनी मैक्सिमम टेरेस्ट्रियल एल्गी हैं, स्थलीय शैवाल हैं, उनमें प्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। आल्सो फॉर्म देम ड्यूरिंग ड्रॉट कंडीशन। दे डिफर फ्रॉम जू स्पोर इन हैविंग अ डिस्टिंक्ट वाल। यही क्वेश्चन इस बार अभी डीडीयू में, दीनदयाल उपाध्याय जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी है उसमें मिड टर्म एग्जाम हुआ है और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अपलेनो स्पोर और जू स्पोर में क्या डिफरेंस होते हैं। तो दे डिफर फ्रॉम जू स्पोर्स इन हैविंग अ डिस्टिंक्ट वाल, मतलब भाई वो नेकेड स्ट्रक्चर था जू स्पोर, और अपलेनो स्पोर कैसा है? इसमें वाल प्रेजेंट है। एंड इन द अब्सेंस ऑफ फ्लैजिला, भाई अपलेनोस्पोर में फ्लैजिला नहीं है। देखो ये है जूस्पोर, ठीक। और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ अपलेनोस्पोर। ये क्या है? अपलेनोस्पोर। अभी खुद आप देख लो कि इसमें मेन डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस क्या है, ठीक। देखो पहला डिफरेंस, इसमें फ्लैजिला है, इसमें फ्लैजिला नहीं है। दूसरा डिफरेंस, इसके चारों ओर वाल है और इसके चारों ओर वाल नहीं है। तो ये दो मेन डिफरेंस होते हैं, ठीक है। ईच सेल में फॉर्म अ सिंगल अपलेनोस्पोर, मतलब एक सेल से सिंगल अपलेनोस्पोर भी बन सकता है या फिर उसमें रिपीटेड डिवीजन के थ्रू कई सारे भी बन सकते हैं। और इट्स प्रोटोप्लास्ट में डिवाइड तो फॉर्म मैनी अपलेनोस्पोर। ये बात में समझ में आ गई, ठीक। तो ये इतना ही बस अपलेनोस्पोर में आपको पढ़ना रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं हिप्नोस्पोर की। किसकी? हिप्नोस्पोर की। नंबर थर्ड है हिप्नोस्पोर्स। अपलेनोस्पोर्स ऑफ सम एल्गी लाइक पेडियस्ट्रम एंड स्फेरेला secrete thick walls to overcome prolonged period of desiccation. Such thick walled apleinospores are called hypnospore. अब ये जो हिप्नोस्पोर है ये कुछ नहीं, वही है आपका अपलेनोस्पोर। डिफरेंस इतना है कि जो अपलेनोस्पोर हैं, आपने देखा था कि अपलेनोस्पोर के चारों ओर एक मोटी वाल का फॉर्मेशन होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये वाल जो है
ये सिक्रेट कौन करता है भाई? अपलेनोस्पोर ही तो अंदर से पदार्थों को सिक्रेट करता है जो बाहर जमा हो जाते हैं, वाल बन जाती है। तो कभी कभार क्या होता है कि ये वाल बहुत थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, तब इसको हम हिप्नोस्पोर बोलते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन मतलब अनुकूल परिस्थितियों में हिप्नोस्पोर्स जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स और देयर प्रोटोप्लास्ट में फॉर्म जू स्पोर्स। तो मतलब ये हिप्नोस्पोर के पास दो चीजें हैं, या तो ये फेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा, सीधा हिप्नोस्पोर जर्मिनेट कर जाएगा और नया एल्गी बना देगा। ये जर्मिनेट कर जाए, जर्मिनेट करके न्यू एल्गी बना दे, क्या बना दे, न्यू एल्गी बना दे। और दूसरा रास्ता इसके पास है कि जू स्पोर का फॉर्मेशन कर दे, जू स्पोर का फॉर्मेशन कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक, तो इसके पास दो रास्ते होते हैं। द हिप्नोस्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, यहाँ भाई ये रट लो, ये तुमको सीधा रटना ही पड़ेगा। पिछली बार की बात छोड़ो, हर बार ये क्वेश्चन आया है, हर बार पूछा जाता है। द हेपनोस्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, ये क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज है निवेलिस, आर रेड इन कलर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ अ पिगमेंट हेमेटोक्रोम इन दियर सेलवाल। तो ये जो निवेलिस होता है, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, इसका जो हिप्नोस्पोर है वो लाल रंग का दिखता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वाल होती है बाहर की, ठीक, अंदर ये मान लो तुम्हारा ये है हिप्नोस्पोर। ठीक, अब अच्छे से 3D में चीजों को समझो। ठीक, 3D में समझना। 3D मतलब ये मान लो गेंद है पूरा, तो ये जो लाल वाली कवरिंग है ये सिर्फ चारों ओर इसके नहीं है, ये लाल वाली कवरिंग हर जगह होगी, मतलब ऊपर भी होगी। गेंद जैसे गेंद है, गेंद के अंदर नीला नीला भरा है, ब्लू, और उसके ऊपर कपड़ा जो चढ़ा है वो रेड कलर का है। ठीक, तो इसके पूरे गेंद के ऊपर रेड रेड होगा ना, वाल तो पूरे में होगी, ये सर्कुलर गोल गोल होंगे ना हिप्नोस्पोर, तो ये रेड कलर के दिखते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पिगमेंट। ये क्वेश्चन याद रखना कि रेड क्यों दिखते हैं, क्योंकि इसमें रेड कलर के पिगमेंट बाहर डिपोजिट हो जाते हैं सेल वाल में, जो वाल्स होती हैं इनकी, इसीलिए। और उस पिगमेंट का नाम क्या होता है, हिमेटोक्रोम। हिमेटोक्रोम पिगमेंट के डिपोजिशन के कारण जो क्लेमाइडोमोनास निवेलिस के हिप्नोस्पोर्स रेड कलर के दिखाई देते हैं। चलिए भाई, हिप्नोस्पोर हो गया आपका। ये है हिप्नोस्पोर, देखो यहाँ पे देख लो, ये हिप्नोस्पोर जो है ये क्लेमाइडोमोनास के नहीं है। ठीक, इसमें देखो ये मोटी वाल होती है चारों ओर, बहुत मोटी वाल बन जाती है, इसलिए क्या होता है, ये अपलेनोस्पोर से हिप्नोस्पोर बन जाते हैं। और दो कंडीशन है इनकी, याद रखना। फेवरेबल कंडीशन में सीधा जर्मिनेट करके एल्गी का फॉर्मेशन करेंगे, नए प्लांट का, और जो स्पोर का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। नंबर 4 है टेट्रा स्पोर। क्या है, टेट्रा स्पोर। नाम से ही बता रहा है टेट्रा स्पोर, तो मतलब इस तरीके से 4 स्पोर्स बन रहे होंगे। डिप्लॉयड प्लांट्स ऑफ सम एल्गी, मतलब कुछ एल्गी जो कि 2n स्टेज में। आप देखो डिप्लॉयड मैक्सिमम आप एल्गी पढ़ोगे, जैसे कि डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल आपको फ्यूकस की देखने को मिलेगी, फ्यूकस हो गया। इसके अलावा जो रेड एल्गी होती है मैक्सिमम, रेड एल्गी, ये डिप्लॉयड आपको इसके स्पोर मिलेंगे, जैसे पॉलीसाइफोनिया क्या है, रेड एल्गी है। और इसके अलावा बैटरेको स्पर्मम, बैटरेको स्पर्मम, बैटरेको स्पर्मम क्या है, फ्रेश वाटर रेड एल्गी। ठीक, और ये मेराइन रेड एल्गी है, समुद्री लाल शैवाल, पॉलीसाइफोनिया। तो इसमें कुछ ऐसे मतलब डिप्लॉयड प्लांट ऑफ सम एल्गी लाइक पॉलीसाइफोनिया फॉर्म नॉन मोटाइल स्पोर्स। अब ये जो टेट्रा स्पोर हैं ये भी कैसे हैं, नॉन मोटाइल हैं। कैसे हैं, नॉन मोटाइल स्पोर हैं, नॉन मोटाइल स्पोर मतलब अगतिशील हैं। विच आर कॉल्ड टेट्रा स्पोर्स, दे आर फॉर्म्ड विद इन टेट्रा स्पोरेंजियम। अब मतलब जिसके अंदर ये बनेंगे उसको हम टेट्रा स्पोरेंजियम बोल देते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी पहले। जू स्पोर जिसमें बन रहा होगा उसको क्या बोलोगे, जू स्पोरेंजियम। अब वैसे तो बहुत सारी चीजें बैक में जाओ तो मिल जाएंगी। मान लो ये जू स्पोर है, क्या है, जू स्पोर। तो ये जिससे बना होगा, ये जिससे बना होगा उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जू स्पोरेंजियम, जू स्पोरेंजियम।
अब हम कहें कि ये जूस्पोरेंजियम कहाँ से बनी है, तो ये भी तो किसी सेल से बनी होगी, तो इसको हम बोल देते हैं जूस्पोरेंजियम मदर सेल। क्या बोलते हैं? जूस्पोरेंजियम मदर सेल, जेडएमसी। तो इस तरीके से पीछे जाओगे तो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन वगैरह में पढ़े ही होगे। तो ये जिस मतलब टेट्रास्पोर जहाँ बन रहा है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरेंजियम, यूजली बाय मियोसिस। मतलब अब ये भाई जो टेट्रास्पोरेंजियम है, मान लो ये है टेट्रास्पोरेंजियम, ये क्या है? टेट्रास्पोरेंजियम। यहाँ समझिए आप जो इम्पोर्टेंट बात है, ये है टेट्रास्पोरेंजियम। अब इसमें होगा मियोसिस, क्या होगा? मियोसिस। अब देखो टेट्रास्पोरेंजियम डिप्लॉइड थी, कैसी थी? डिप्लॉइड, क्योंकि 2n स्टेज में है भाई, डिप्लॉइड प्लांट से सीधे बनी है। अब इसमें मियोसिस होगा, मतलब अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन के बाद में इसमें इस तरीके से 4 हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। इसको बोलते हैं हम टेट्रा स्पोर। क्या बोलते हैं? टेट्रा स्पोर। ठीक, तो 1 से 4 बन गए। ठीक, अब ये जो टेट्रा स्पोर है ये कैसे हैं? हैप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे? हैप्लॉइड, मतलब यन, इनकी प्लॉइडी जो होगी वो यन होगी। इतनी बात समझ में आपको आ गई। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक, स्पोरोसाइट। ये हैं आपके टेट्रा स्पोरेंजियम, टेट्रा स्पोरेंजियम, मतलब ये 2 की स्टेज में होगी। कितनी होगी? 2n स्टेज में होगी, डिप्लॉइड। और बाई मियोसिस, बाई मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू, अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू क्या बनाएंगे? टेट्रा स्पोर, टेट्रा स्पोर। ठीक, ये कैसे होंगे? हैप्लॉइड इन कंडीशन, हैप्लॉइड कंडीशन में होंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देखिए ये पॉलीसाइफोनिया के टेट्रास्पोर हैं। किसके हैं? पॉलीसाइफोनिया के टेट्रास्पोर। यहाँ पे थोड़ा और जूम करके दिखाऊंगा तो अच्छे से दिखेंगे। ये देखो, ये एक जूस्पोरेंजियम से बना हुआ टेट्रास्पोर है। ये इसमें देखो मैं पार्ट कर रहा हूँ, आपको दिख रहे होंगे मस्त अलग अलग। ठीक, इस तरीके से ये 4 पावरोटी बन गई हैं आपकी, समझ रहे हो? ये है टेट्रास्पोर, इसके बीच में न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं इसके? न्यूक्लियस होते हैं। ठीक, तो ये है टेट्रा स्पोर, टेट्रा स्पोर ऑफ पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया। ठीक, पॉलीसाइफोनिया रेड एलगी होती है, मैराइन रेड एलगी। तो ये एग्जाम्पल में पूछा जाता है। ठीक, और इसका एग्जाम्पल भी आप याद रखोगे। चलिए अब हम बात करते हैं आटोस्पोर की। किसकी? आटोस्पोर्स। आटोस्पोर्स क्या होते हैं? Autospores. The aplanospores with a structure similar to the parent cell are called autospores. The Scindesmus and many members of the order Crococcales, जैसे क्लोरेला. The aplanospores acquire all distinctive features of the parent cell before their liberation from the sporangium. The so formed autospores are in fact replica of the parent cell. The only difference is that they are smaller in size. मतलब ऑटो स्पोर, ऑटो मीन क्या होता है? सेम, मतलब एक जैसा, स्वतः। ऑटो मीन स्वतः होता है और सेम भी होता है। ठीक, तो मतलब ये ऑटोस्पोर ऐसे अपलेनो स्पोर हैं जो कैसे होते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं पेरेंट सेल के। बस एक ही डिफरेंस होता है कि ये मान लो पेरेंट सेल था, तो इससे जो बनेगा ऑटोस्पोर वो बस साइज में छोटा होगा, बाकी सब कुछ सेम होता है, इसीलिए इसको ऑटोस्पोर बोलते हैं। और जनरली ये स्कैंडेस्मस और क्लोरेला में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जो ऑर्डर क्रोकोकेल्स में स्पीसीज आती हैं वहाँ भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपको आउटो स्पोर्स दिख रहे होंगे। ठीक, ये है आउटो स्पोर्स। चलिए भाई हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अकाइनिट्स की। अकाइनिट, इस पे भी शॉर्ट नोट खूब पूछा गया है। ठीक,
इस पे भी शॉर्ट नोट पूछा जा चुका है, शॉर्ट नोट्स आता है इस पे, ठीक। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस पे आ चुके हैं, ये एमसीक्यू भी पूछे गए हैं, पिछली बार एमसीक्यू आया था। इन सम एल्गी वेजिटेटिव सेल्स डेवलप इनटू थिक वॉल्ड स्पोर, थिक वॉल्ड स्पोर लाइक स्ट्रक्चर विद अबंडेंट फूड रिजर्व। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, कौन सा एसेक्सुअल स्पोर है जिसमें फूड स्टोर फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है। दीज आर कॉल्ड अकाइनिड्स। अनलाइक अपलेनो स्पोर, अकाइनिड्स ऑलवेज हैव एडिशनल वॉल लेयर अराउंड द प्रोटोप्लास्ट which are fused with the parent wall. They are resistant to favorable अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। तो इसके अराउंड एक ऐसी वाल प्रेजेंट होती है जो इसको विपरीत परिस्थितियों से बचाती है, रेसिस्ट करती है, प्रतिरोध दिखाती है अनफेवरेबल कंडीशन में। जैसे कि हम लोग अभी ठंडी पड़ रही है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर एक वाल का फॉर्मेशन ही समझ सकते हो, जैकेट वगैरह पहनते तो क्या है भाई, हम सिक्रीट करके वाल नहीं। अब ये तो हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो हम जैकेट पहन लिए, शूज पहन लिए, लेकिन ये जो एलगी वगैरह हैं इनके पास तो भाई ये सब चीज़ें हैं नहीं। तो प्रकृति ने, नेचर ने इनके पास ये सिस्टम डेवलप किया है कि ये अपने चारों ओर एक वाल डेवलप कर सकते हैं। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, विपरीत परिस्थितियां होती हैं, तो ये अपने चारों ओर एक वाल का फॉर्मेशन करते हैं। और सब में वाल अलग तरीके की है, अकाइनिड्स में अलग तरीके की, अकाइनिड्स की वाल ऐसी है जो अनफेवरेबल कंडीशन में उसको रेसिस्ट करती है, ठीक है, रेसिस्टेंट टू अनफेवरेबल कंडीशन। तो इस तरीके से अकाइनिड्स का फॉर्मेशन होता है। और अकाइनिड्स का फॉर्मेशन आप नो स्टॉक में बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो, ये है अकाइनिड्स, ठीक। देखो नो स्टॉक का ही एग्जाम्पल है, आप देख गए हो, उसको देख के जान गए होगे कि ये क्या है, नो स्टॉक ही है, ठीक है। तो अकाइनिड्स का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है। इसमें अकाइनिड्स में और भी चीजें देखो, अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन लिखा है, क्या लिखा था, रेसिस्टेंट टू unfavorable environmental conditions. The formation of akinides basis other factor is affected by the availability of carbohydrate and light. तो मतलब इसके फॉर्मेशन को जो कुछ फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट की अवेलेबिलिटी और लाइट, दे आर फाउंड इन मैनी ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एंड ग्रीन एल्गी। अब ब्लू ग्रीन एल्गी कहने का मतलब समझते ही हो आप, साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। इतने लेक्चर देख लियो, इतना तो समझ ही गए होगे, ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब बीजीए किसको बोलते हैं, साइनो बैक्टीरिया को। जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया था आपको, नोस्टोक, ठीक है। ये पिछली बार यही क्वेश्चन ही पूछा गया था, ऑप्शन में था नोस्टोक और क्लेमाइडोमोनास और बाकी एल्गी थी। फिर पूछा गया था कि एकाइनिड्स का फॉर्मेशन किस में होता है, यही बताना था, ठीक। तो सिंपल बात थी, बस एग्जाम्पल पूछा था तो आपको याद रखना है। जितने भी साइनो बैक्टीरिया हैं, नोस्टोक हैं, ओसिलोटोरिया, साइटोनीमा, जिग्निमा, जितने भी उसमें आते हैं, उनमें से कोई भी मिल जाए तो समझ लेना आप एकाइनेट उसमें फॉर्म होगा। चलिए अब लास्ट पार्ट है हमारा एक्जियोस्पोर एंड इंडोस्पोर, इसके बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक्जियोस्पोर्स एंड इंडोस्पोर, ये दोनों चीजें आप कहीं ना कहीं बैक्टीरिया वाले में भी मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ाई थी कि एक्जियोस्पोर और इंडोस्पोर क्या होते हैं, सेम लगभग वैसे ही है। अब देखो स्टार्टिंग में ही लिखा इन मैनी ब्लू ग्रीन एल्गी, अबे ब्लू ग्रीन एल्गी साइनो बैक्टीरिया ही तो है, तो ये फीचर ही बैक्टीरिया का है, इंडोस्पोर एक्जियोस्पोर का फॉर्मेशन। द प्रोटोप्लास्ट डिवाइड्स टू फॉर्म स्पेशल टाइप ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर्स, मतलब एक सेल है उसका प्रोटोप्लास्ट डिवाइड करेगा और नॉन मोटाइल स्पोर्स फॉर्म करेगा, जिसको एक्जियोस्पोर इंडोस्पोर बोलते हैं। अब इंडो और एक्जो का मतलब समझते हैं, एक्जो मतलब बाहर की ओर होगा, बाह्य होगा, इंडो मतलब अंदर ही होगा। द सेल that produces endospores becomes somewhat enlarged and its content divides successively in three planes, इस तरीके से, इस तरीके से थ्री प्लेन्स फॉर्मिंग फोर टू मैनी इंडोस्पोर्स, जैसे कि डर्मोकार्पा, ये एग्जाम्पल है इसका। द एक्जोस्पोर्स आर फॉर्म्ड एक्सटर्नली, उनका नाम ही है एक्जियोस्पोर्स। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल comes out through a terminal pore and successively cuts spherical spores, जैसे कि कैमीसाइफोन, ये इसका एग्जाम्पल है एक्जियोस्पोर का। दो तीन चीजें और हैं एक्जियोस्पोर के बारे में भी हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है।
ये है एक्जियोस्पोर। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं एक्जियोस्पोर। देखो किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है। ये एक सेल है, ठीक। इसके ऊपर देखो ये एक्जियोस्पोर बन रहे हैं, ठीक। ये एक्जियोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे और अच्छे से दिखाया गया है डिफरेंस। देखो ये सेल है। अब देखो पेरेंट सेल के विद इन, पेरेंट विद इन द सेल, मतलब प्रेजेंट विद इन द सेल। इंडोस्पोर जो है, ये इंडोस्पोर ये अंदर है, सेल के अंदर बन रहा है। ये है आपकी सेल, और सेल के अंदर बन रहा है स्पोर, इसको बोलते हैं इंडोस्पोर। और यहाँ पे बाहर प्रेजेंट है स्पोर। कहाँ है स्पोर? बाहर है सेल के, तो इसलिए इसको एक्जियोस्पोर बोला जाता है, प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। तो ये डिफरेंस होता है। एक और इमेज है यहाँ पे देख लीजिए आप, एक्जियोस्पोर देखिए किस तरीके से बनना है, ठीक है। तो आई होप आपको सभी मेथड अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, कोई भी डाउट आपको रह गया नहीं होगा। तो अगर कोई डाउट है फिर भी तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, मैं कमेंट का रिप्लाई तुरंत देता हूँ, ठीक। तो बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद, और आप लोग मस्त पढ़ाई करते रहिए। जहाँ भी डाउट है आप पूछ लिया करिए। बाकी विधिवत पूरा टाइम जो है मैक्सिमम अपने पढ़ाई पर दीजिए, पूरा फोकस रखिए पढ़ने पे। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।